नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये 70 नंबर भाग है। और विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम चीन का अध्ययन कर रहे थे। चीन में परिवहन व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे थे। चीन में सड़क परिवहन एवं जो रेल मार्ग हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। विशेषतः मंचूरियाई रेल मार्ग जो अंत में पूर्वी चीन रेल मार्ग हैं, दक्षिणी मंचूरियाई रेल मार्ग हैं, इसके अलावा बीजिंग शिनयांग रेल मार्ग हैं। किस प्रकार से रेल मार्गों का विकास चीन में हुआ है, सड़क मार्गों का विकास किस प्रकार से चीन में हुआ है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। यानी विशेषतः नंबर 1 स्थल परिवहन है वो हमने पढ़ लिया है। स्थल परिवहन में सड़क और दूसरा रेल मार्ग, ये हमने पढ़ लिए थे। अब नंबर 2 पर आता है जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि हम जानते हैं, जल परिवहन एक प्राचीनतम कह सकते हैं परिवहन के साधनों में से एक है। जिस प्रकार सड़क परिवहन वो पहले कच्ची सड़कों के माध्यम से किया जाता था, तो जल परिवहन में पहले नावों के माध्यम से, वर्तमान में जो ईंधन चलित इंजन है उनके माध्यम से जल परिवहन है वो किया जाता है। जल परिवहन है वो 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है समुद्री मार्ग वाला जल परिवहन। एक तो इसमें 2 प्रकार के जल मार्ग होते हैं, यानी एक तो आंतरिक जल मार्ग जो नदियां या नहरों के माध्यम से जल परिवहन संपन्न होता है उसको आंतरिक जल मार्ग कहा जाता है। दूसरा समुद्री जल मार्ग, यानी समुद्री मार्गों के माध्यम से एक दूसरे देश के मध्य जो व्यापार होता है या एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य जो तटीय क्षेत्र हैं उनके मध्य व्यापार होता है, वो समुद्री मार्ग के अंतर्गत आता है। तो पहला आंतरिक जल मार्ग। चीन में प्राचीन काल से ही आंतरिक जल मार्गों का परिवहन के मार्गों के रूप में प्रयोग होता रहा है। आंतरिक जल मार्ग में विशेषतः हम बात करें तो ये प्राचीन काल से ही चीन में प्रचलित है। प्राचीन काल से प्रचलित नावों के माध्यम से यहाँ की जो नदियां हैं वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में मार्गों में क्या है, नावों के माध्यम से परिवहन का विकास हुआ है। पूर्व की ओर बहने वाली जो चीन की नदियां हैं जो अधिकांशतः प्रशांत महासागर में जाकर के गिरती हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, जो प्रशांत महासागर या इससे संबंधित जो सागर हैं उनमें गिरती है, परिवहन का प्रमुख साधन रही है। यानी आंतरिक परिवहन के प्रमुख साधनों में हम बात करें तो चीन के पूर्वी भाग की ओर जो नदियां बहती हैं प्रशांत महासागर में जो गिरती हैं, तो उनके जो नदियों के निचले भाग हैं जहाँ पर शांत जल प्रवाह होता है, जो नौगम्य भाग है, वहाँ पर जल परिवहन के लिए इन नदियों को जल मार्गों के रूप में काम में लिया जाता रहा है। जैसे सबसे पहले हम मुख्य नदी की बात करें, यांगटीसी क्यांग जो नदी है वह परिवहन के प्राचीनतम साधन जो मार्गों में आती है। सबसे प्रमुख मार्ग है यांगटीसी क्यांग जल मार्ग। जैसा कि हम जानते हैं यांगटीसी क्यांग चीन की ना कि चीन की केवल एशिया की भी ये सबसे लंबी नदी है। यांगटीसी क्यांग के मुहाने से लेकर के 1600 किलोमीटर दूर स्थित हैंकाऊ तक इसमें क्या है, नावें चलाई जाती हैं। मुहाना जो है वहां से लेकर के, मुहाने से लेकर आंतरिक भाग में 1600 किलोमीटर हैंकाऊ तक
ये नौगम्य है, यानी इसमें नावें चलाई जाती हैं। हेंकाऊ नगर तक इसमें नावें चलती हैं। तो यांगटीसी क्यांग जो नदी है उसका मुहाना जो है, मुहाने से लेकर के ये जो 1600 किलोमीटर दूर आंतरिक भाग में जो हेंकाऊ नगर स्थित है वहाँ तक इसमें नावें चलाई जाती हैं। उत्तरी चीन में विशेषता हम देखें तो हांगहो नदी के कुछ भाग में, जैसे हांगहो वैसे तो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात हैं, लेकिन उत्तरी चीन की प्रमुख जो नदियाँ हैं उनमें उत्तरी चीन में कौन सी नदी प्रमुख है? उत्तरी चीन में हांगहो नदी उत्तरी चीन की प्रमुख नदी है। जैसे कि हम जानते हैं हांगहो नदी जो है उत्तरी चीन की प्रमुख नदी है, तो इसके निचले भाग भी जल परिवहन के लिए काम में लिए जाते हैं। और दक्षिणी चीन में सीक्यांग, उत्तरी चीन में जैसे कि हम जानते हैं यहाँ ये जो प्रभाव क्षेत्र है ये कौन सी नदी का है? हांगहो नदी का। बीच का क्षेत्र है यांगटीसी क्यांग नदी का, और नीचे का क्षेत्र जो है वो सीक्यांग नदी का क्षेत्र है। सीक्यांग नदी ये कहाँ पर है? दक्षिणी चीन में। चीन में इन दोनों नदियों के निचले भागों में या नौ परिवहन या नौकायन का कार्य है वो किया जाता है। इनके निचले भाग है वो नौगम्य हैं। इसके अलावा सुंगारी है, हेलुक्यांग है, पर्ल है, सुंगारी, हेलुक्यांग और पर्ल ये छोटी नौगम्य नदियां हैं। तो मुख्य नदियों की हम बात करें तो तीन हैं, यांगटीसी क्यांग, सीक्यांग और हांगहो। उसके अलावा सुंगारी, हेलुक्यांग और पर्ल नदियां हैं, वो भी छोटी नदियां जिनमें नावें चलाई जाती हैं। चीन के कुल आंतरिक जलमार्गों की अगर हम बात करें तो लगभग 150,000 किलोमीटर लंबे यहाँ पर क्या है? आंतरिक जलमार्ग हैं। आंतरिक जलमार्ग 150,000 किलोमीटर लंबे आंतरिक जलमार्ग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आंतरिक जलमार्गों में चीन में विशेषतः मध्य भाग की जो नदियां हैं, उत्तरी चीन की हांगहो, दक्षिणी चीन की सीक्यांग नदी, मध्य चीन की यांगटीसी क्यांग नदी जो है, जो कि हेंकाऊ तक 1600 किलोमीटर लंबा मार्ग प्रदान करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंतरिक जल परिवहन के मार्ग पाए जाते हैं। दूसरा जो भाग आता है वह है समुद्री जलमार्ग का। नंबर 2 समुद्री जलमार्ग। समुद्री जलमार्ग के लिए भी चीन का जो तटीय भाग अनुकूल है। कारण क्या है? लंबी तटरेखा। लंबी तटरेखा के कारण यहाँ पर समुद्री जल परिवहन है उसका भी अच्छा खासा विकास हुआ है। प्रमुख बंदरगाह संघाई और केंटन, ये दोनों क्या हैं? प्रमुख बंदरगाह हैं। संघाई और केंटन चीन के प्रमुख बंदरगाहों में सम्मिलित हैं, यानी दो बड़े बंदरगाह हैं जिसमें अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन दो जो बंदरगाहों के माध्यम से संपन्न होता है। संघाई और केंटन के माध्यम से यहाँ का ज़्यादातर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो संपन्न होता है। इसके अलावा निंगबो, डेलियान, तियानशान, ये अन्य बंदरगाहों में यानी छोटे बंदरगाह हैं उसमें निंगबो, डेलियान, तियानशान, इसके अलावा क्विंगडाऊ, ये यहाँ के
लघु पतन या लघु समुद्र पतन है। तो इस प्रकार से ये पूरा भाग, जैसे कि हम जानते हैं, ये भाग जो है चीन का, ये तटीय भाग है। तो यहाँ पर निंगबो, डेलियान, ये सारे तटीय भागों में स्थित हैं। और इसके अलावा प्रमुख बंदरगाहों में 2 संघाई और कैंटन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इन्हीं के माध्यम से संपन्न हो जाता है। तो ये था चीन में जल परिवहन। जल परिवहन के बाद में बात आती है वायु परिवहन की। चीन में वायु परिवहन का भी अच्छा खासा विकास हुआ है। विशेषतः जो दुर्गम इलाके हैं, उत्तरी पूर्वी चीन के कुछ भाग हैं, इसके अलावा मध्य चीन की पहाड़ी भागों में यहाँ पर वायु परिवहन का उपयोग है वो किया जाता है। प्रमुख इसके जो क्षेत्रों की हम बात करें तो जैसे संघाई वाला क्षेत्र हो गया, यह भी परिवहन के जो मुख्य साधन, जैसे परिवहन वायु परिवहन से जुड़ा हुआ है। कैंटन भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बीजिंग भी प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा वुहान भी प्रमुख केंद्र है। तो वायु परिवहन का भी अच्छा खासा विकास है वो देखने को मिलता है। हालांकि प्रमुख जो 2 ही प्रकार इसमें ज़्यादा है वो काम में लिए जा रहे हैं, लेकिन बीजिंग, संघाई, वुहान, कैंटन, सिंगताओ, शांतुंग या इसके अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्र जैसे अरेक्सी है, यूमेन है, लोन्झाऊ है, हेलार, किहिर, चांगसुंग, सेनयांग, ये यहाँ के प्रमुख हवाई परिवहन से जुड़े हुए केंद्रों में सम्मिलित हैं। तो ये थे चीन में परिवहन। अब अगला पार्ट आता है चीन की जनसंख्या, पॉपुलेशन। जैसा कि हम जानते हैं, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है वो है चीन। 2014 की जनगणना के अनुसार 136.4 करोड़ जनसंख्या इसकी है, यानी विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये देश है। और 2014 की जनगणना की अगर हम बात करें तो चीन की जो जनसंख्या है वो 136.4 करोड़ चीन में जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से ये घनी आबादी वाला प्रदेश है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, प्राकृतिक विविधताओं को देखते हुए, जैसे कि मध्य भाग में पर्वतीय भाग हैं, पठारी भाग हैं, इसके अतिरिक्त इसके पूर्व में मैदानी भाग हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम में मरुस्थली भाग हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है उसमें विशेषता देखने को मिलती है। धरातलीय विषमता, उपजाऊ भूमि होगी, वर्षा की मात्रा होगी, इसके अनुसार जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक असमानता देखने को मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, धरातलीय जो विषमता है, जलवायु की प्रकृति है, मिट्टी का उपजाऊपन है, जल की उपलब्धता है, संसाधनों की उपलब्धता है, परिवहन के साधन हैं, आदि जो चीज़ें हैं, या अन्य जो सुरक्षा कारण है इत्यादि के कारण जनसंख्या का जो वितरण एवं घनत्व है वो प्रभावित होता है। यानी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व में अंतर देखने को मिलता है विभिन्न भागों में। अब जैसे किसी भाग में ठंड अधिक पड़ती है, कहीं पर अनुकूल जलवायु नहीं पाई जाती है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाएगी। पेयजल की सुविधा नहीं होगी, जनसंख्या का वितरण कम होगा। भूमि उपजाऊ नहीं होगी, जनसंख्या का वितरण कम होगा। यातायात परिवहन के साधनों की कमी होगी, या अन्य जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनकी कमी होगी, तो जनसंख्या का संकेंद्रण है वो कम देखने को मिलता है। इसके विपरीत जो उपजाऊ क्षेत्र है, जैसे कि चीन का पूर्वी क्षेत्र है, तो वहाँ पर जनसंख्या का सहकेंद्रण है वो ज़्यादा पाया जाता है। समतल मैदानी भागों में जनसंख्या का सहकेंद्रण ज़्यादा पाया जाता है। इसके विपरीत मरुस्थली भाग जो हैं उनमें जनसंख्या केंद्रण कम पाया जाता है। पठारी भागों में, पर्वतीय भागों में भी मैदानी भागों की तुलना में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व है वो कम पाया जाता है। तो इसी प्रकार धरातलीय विषमता, मिट्टी के उपजाऊपन, संसाधनों की उपलब्धता, या जो यातायात के साधन है, पेयजल की सुविधा है, आदि की विभिन्नताओं के कारण चीन में भी जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान पाया जाता है। तो चीन की कुल जनसंख्या की बात करें तो 2014 की जनगणना के अनुसार 136.4 करोड़ है। और विश्व की लगभग हम बात करें तो 19% जनसंख्या, विश्व की लगभग 19% जनसंख्या
चीन में निवास करती है। विश्व की लगभग 19% जनसंख्या चीन में निवास करती है। विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। अब यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो इसके पूर्वी भाग में केंद्रित है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या इसके पूर्वी उपजाऊ एवं समतल भाग में केंद्रित है। तो पूर्वी उपजाऊ एवं समतल भाग जो है यानी मैदानी भाग जो चीन का है, जो कि सबसे उपजाऊ है, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या चीन की निवास करती है। चीन का विशाल मैदान जिसको हम कहते हैं चीन का विशाल मैदान, इसके अलावा जेचुआन बेसिन। चीन का विशाल मैदान तो सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। इसके अलावा जेचुआन बेसिन है, हांगफो बेसिन है, यांगटी शीकियांग का बेसिन है, शीकियांग बेसिन है। जेचुआन बेसिन, हवांगहो बेसिन, यांगटी शीकियांग बेसिन, शीकियांग बेसिन। तो ये तीन तो नदी बेसिन हो गए, हांगहो, यांगटी शीकियांग और शीकियांग। ये प्रमुख नदी बेसिन है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त समुद्र तटीय भाग जो हैं, जितना ये तटीय भाग है, समुद्री तटीय भाग और समुद्र तटीय भाग, ये चीन के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। यानी चीन का विशाल मैदान, इसके अलावा जेचुआन बेसिन वाला प्रदेश, यांगटी शीकियांग, हांगफो नदी की घाटी और शीकियांग बेसिन, इसके अलावा समुद्र तट का जितना भी भाग चीन का है उसमें जनसंख्या का केंद्रण है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। यानी सघनतम जनसंख्या है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर समतल भूमि है। ये जो कुल भाग हमने देखे इसमें चीन की 2/3 से भी अधिक जनसंख्या है वो निवास करती है। यानी 65% से भी अधिक जनसंख्या यहाँ पर चीन की, 60 से 70% जनसंख्या है वो चीन की इस क्षेत्रों में निवास करती है। चीन का विशाल मैदान, जेचुआन बेसिन, हांगफो बेसिन, यांगटी शीकियांग बेसिन और जो समुद्र तटीय भाग है उसमें 2/3 से अधिक जनसंख्या यानी लगभग 65 से 70% जनसंख्या है वो चीन की इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये क्षेत्र हैं वो सबसे सघन बसे हुए क्षेत्रों में आते हैं। इसके अलावा प्राचीन काल से ये कृषि प्रधान देश भी रहा है। यहाँ समतल धरातल है, जलोढ़ लोएस मिट्टी का उपजाऊ प्रदेश है, आर्द्र मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और इसी क्षेत्र में जो हांगहो नदी की जो प्राचीन सहायक नदी है, हांगहो नदी जो है उसकी सहायक नदी वीहो नदी, ये चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है, प्राचीन सभ्यता का उद्गम केंद्र भी रही है। यानी चीन की जो प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ वो हांगहो नदी की सहायक नदी जो वीहो नदी है उसकी घाटी में ही इस सभ्यता का विकास हुआ। तो इसी कारण इस जनसंख्या इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। तो वीहो नदी की घाटी में हुआ इसलिए इसको वीहो घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे कि 1950 के बाद में यहाँ पर औद्योगिकीकरण है वो तीव्र गति से हुआ, तो यहाँ पर अनेक नए जो बड़े नगर हैं उनका केंद्रण भी पूर्वी भागों में हुआ, जैसे बीजिंग है, संघाई है, वुहान है, कैंटन है। इन नगरों का विकास औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप है वो ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा जैसे टिएनजिन है, ये जो नगर हैं ये औद्योगिकीकरण के कारण ज़्यादा बसे हैं। अगर हम चीन के कुल औसत घनत्व की बात करें तो 143 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का औसत घनत्व देखने को मिलता है।
औसत जनसंख्या घनत्व 143 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 143 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का औसत जनसंख्या घनत्व है। लेकिन पूर्वी भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूर्वी भाग या मैदानी भाग जो है वहाँ पर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो कुछ भागों में देखने को मिलता है। 143 कुल औसत है। लेकिन चीन का जो दक्षिणी पूर्वी भाग विशेषतः है, ये जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी भाग, इसमें 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक घनत्व देखने को मिलता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तिब्बत का पठार है, तिब्बत, इसके अलावा सिनक्यांग, ये जो क्षेत्र है सिनक्यांग शुष्क प्रदेश और तिब्बत का पठार, यहाँ पर 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व है वो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर विपरीत जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। इसलिए सिनक्यांग शुष्क प्रदेश और तिब्बत का पठारी भाग है, वहाँ पर 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी जनसंख्या घनत्व है वो चीन का कम देखने को मिलता है। अब जैसे चीन की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 1975 में लगभग 17.4% जनसंख्या है कैसी थी, नगरीय जनसंख्या थी। यानी अधिकांश जनसंख्या कहाँ पर रह रही थी, गांव में यहाँ की जनसंख्या अधिकांशतः रहती थी। तो 1975 के बाद में जैसे जैसे औद्योगिक विकास है वो तीव्र गति से हुआ, तो उसके बाद में लगभग आगे जो नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी और वर्तमान में अगर हम देखें तो यहाँ पर नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 55% तक पहुँच गया है। यानी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ते बढ़ते 55% तक यहाँ पर पहुँच गया। 1975 में यहाँ पर जनसंख्या का जो प्रतिशत था नगरीय जनसंख्या वो 17.4% थी और वर्तमान में नगरीय जनसंख्या है वो 55% से भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से नगरीयकरण है वो 40-50 वर्षों में अत्यधिक तीव्र गति से यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है और वर्तमान में यहाँ की जनसंख्या का 55% है वो नगरीय क्षेत्रों में निवास करता है। प्रमुख नगरीय केंद्रों की अगर हम बात करें तो संघाई जैसे सबसे बड़ी जनसंख्या का केंद्र यहाँ का संघाई है, जिसकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। 1 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या वाला केंद्र। दूसरा है बीजिंग। बीजिंग की जनसंख्या भी 70 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या है, जो कि चीन की राजधानी है जिसका प्राचीन नाम पीकिंग है। इसके अलावा टिएटसिन है, वुहान है, चुंकिंग है, नानकिंग है, हार्बिन है, सियान, सिंगताओ, सेनयांग, कैंटन, लूटा, फुसुन, ये जो है ये यहाँ के 10 लाखी नगरों में आते हैं। ताइवान है। ये जनसंख्या के इन नगरों की अगर हम बात करें तो इनकी जनसंख्या है वो 10 लाख से ज़्यादा प्रति नगर की जनसंख्या है वो देखने को मिलती है। चीन के अलग अलग भागों की अगर हम भाषाओं की बात करें तो अनेक भाषाएं यहाँ पर प्रचलित हैं, जैसे मंडारिन है या वू, कैंटोनीज भाषा है। इन भाषाओं का यहाँ पर अधिक प्रचलन रहा है। लेकिन चीन की जो राजकीय भाषा की अगर हम बात करें तो आधुनिक मानक चीनी जिसको कहा जाता है, मॉडर्न स्टैंडर्ड चाइनीज़ है, वो यहाँ की आधुनिक भाषा है। तो जनसंख्या की हमने देखा औसत जनसंख्या घनत्व है 143 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, कुल जनसंख्या 136.4 करोड़ 2014 की जनगणना के अनुसार। पूर्वी भाग में या जिसको हम कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी भाग में चीन का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1000 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तिब्बत और जो सिनक्यांग शुष्क प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये चीन का जो प्रादेशिक अध्ययन था, चीन का जो एक विशेष अध्ययन था वो हमने पूरा कर लिया है। अगले अध्याय में हम जापान का अध्ययन है वो प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।